चलो, वीडियो नहीं बन पाया था कल ना। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो कोस्ट है हमारे, इन कोस्ट जो तट हैं हमारे, इनका भी नाम है ना। हमारा कोस्टल रीजन कहाँ से शुरू हो जाता है? यहाँ से हमारा कोस्टल रीजन शुरू हो जाता है। ये हमारा कोस्ट है, मेन लैंड का कोस्ट ना। ये इंडिया का, या अगर यहाँ कोस्ट बना रहे थे, किसका कोस्ट है? मेन लैंड, इंडिया मेन लैंड, भारत के मुख्य भूमि की का तटीय इलाके हैं। तो यहाँ कच्छ से, कहाँ से? कच्छ ना, इंग्लिश में लिखता हूँ कच्छ। गुजरात के कच्छ से हमारा कोस्टल इलाका शुरू हो जाता है। गुजरात के कच्छ से लेकर दमन दीव तक। कहाँ तक? दमन दीव। यहाँ आपका दादर नागर हवेली पड़ता है ना। दमन दीव और दादर नागर हवेली। तो दमन दीव और दादर नागर हवेली तक ये जो कोस्ट है, इसको कहते हैं काठियावाड़ कोस्ट। इसका, इस कोस्ट का नाम है काठियावाड़ कोस्ट। कहाँ से लेकर? कच्छ से लेकर दमन दीव तक, इसको कहते हैं काठियावाड़ कोस्ट। ठीक। उसके बाद ये जो दमन दीव है, दमन दादर नागर हवेली, दमन दीव तो इधर है, दादर नागर हवेली, दमन, यहाँ से लेकर गोवा तक, इसको कहते हैं कोंकण कोस्ट। ये कोंकण कोस्ट है। ठीक। और यहाँ से लेकर कर्नाटक में एक मैंगलोर है। कर्नाटक में कौन सी जगह है? मैंगलोर। कर्नाटक में कौन सी जगह? शहर है ना, कोस्टल सिटी है ये, मैंगलोर। इसको कहते हैं हम कनेरी। इसको हम कहते हैं क्या? कनेरी कोस्ट। यह है कनेरी कोस्ट। और यहाँ से लेकर ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। यह है मालाबार कोस्ट। तो ये सारे कोस्ट आप कहाँ देख रहे हो? इंडियन ओशियन के अरेबियन सी में देख रहे हो। ये सारे कोस्ट किससे लगे हुए हैं? अरेबियन सी, मतलब हिंद महासागर के अरब सागर में आपको ये सारे कोस्ट मिलेंगे। ठीक। उसके बाद ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में ये यहाँ पर तमिलनाडु से लगा हुआ, यहाँ पर एक लेक है। हालांकि वो लेक एक सब हम बाद में देखेंगे। पुलिकट लेक। यहाँ कौन से लेक है? पुलिकट झील, पुलिकट लेक है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु के पास आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, पुलिकट झील है। तो कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक ये जो कोस्ट है, इसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। यह है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक, कोरोमंडल कोस्ट। और उसके बाद यहाँ पर हमारे यहाँ धमतरी से एक नदी निकलती, महानदी, और महानदी कुछ इस तरह से जाकर उड़ीसा में डेल्टा बनाते हुए ये ड्रेन हो जाती है। कहाँ? बे ऑफ बंगाल ना। महानदी कौन सी नदी है? ये महानदी। तो जो आपको ये ऑलरेडी पता है कि जहाँ पर नदी ख़त्म होती है, मतलब नदी जहाँ पर सागर या महासागर से मिलती है, ओशन और सी से मिलती है, उसको रिवर का माउथ कहते हैं। तो महानदी रिवर के माउथ, मतलब पुलिकट लेक से लेकर महानदी के माउथ तक, महानदी रिवर माउथ मतलब महानदी के मुहाने तक, ये जो कोस्ट है, इसको कहते हैं नॉर्थ सरकार कोस्ट। ये है सरकार ना, वो मत लिखना, नॉर्थ सरकार है ना, उत्तरी सरकार कोस्ट इसको कहते हैं। और यहाँ पर एक मुहाने से यहाँ बंगाल के यहाँ एज तक, बंगाल के यहाँ तक, इसको कहते हैं उत्कल उत्कल तट। तो कभी लटके झटके यहाँ से भी बिल्कुल प्रश्न बन सकता है आपके ज्योग्राफी के हिस्से से। फिर से देख लो, गुजरात के कच्छ से लेकर दमन दादर नागरा हवेली तक, दमन तक, ये जो कोस्ट है, ये क्या कहलाता है? ये है काठियावाड़ कोस्ट। उसके बाद यहाँ से लेकर कहाँ तक? गोवा तक,
ये क्या कहलाता है? कोंकण कोस्ट। ठीक। उसके बाद गोवा से लेकर मैंगलोर तक, कर्नाटक में है मैंगलोर, तटीय शहर है, ऐश्वर्या राय यहीं की है, यहीं पैदा हुई है। इसको बोलते हैं कनेरी कोस्ट, कनेरी कोस्ट। उसके नीचे यहाँ से लेकर आप कन्याकुमारी तक, इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। ये क्या कहलाता है? मालाबार कोस्ट। ये मालाबार कोस्ट है, ये आपका मालाबार कोस्ट है। इसके बाद इधर आ जाओ, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल कन्याकुमारी से लेकर कहाँ तक? आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील तक। पुलिकट झील तक ये क्या कहलाता है? कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। उसके बाद पुलिकट झील से लेकर महानदी के मुहाने तक, महानदी के उड़ीसा, कहाँ है मुहाना? ये उड़ीसा में, उड़ीसा में महानदी के माउथ तक, ये कहलाता है नॉर्थ सरकार कोस्ट, नॉर्थ सरकार कोस्ट। और महानदी के मुहाने से लेकर वेस्ट बंगाल में यहाँ तक, ये कहलाता है आपका उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट। क्लियर है ना? ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। उसके बाद एक और फैक्ट पे आते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा कि कोई देश है तो देश की अपनी मैरीटाइम बॉर्डर भी होते हैं, समुद्री सीमा भी होती है, समुद्री सीमा होती है, मैरीटाइम बॉर्डर। तो वो बॉर्डर कहाँ तक होता है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अगला हमारा मुद्दा क्या है? मैरीटाइम बॉर्डर। ये लो एक और नक्शा ले आते हैं, ये आइए इसको देखिए। कोई भी देश हो ना, ये इंटरनेशनल रूल है, कोई भी देश हो उसका समुद्र में देश की, जब देश का बॉर्डर ख़त्म हो जाए तो उस समंदर पे उसके क्या क्या राइट्स और कहाँ तक होते हैं। ये तो हम क्या देखने वाले हैं अभी? मैरीटाइम बॉर्डर। क्या देखने वाले हैं? मैरीटाइम बॉर्डर, मैरीटाइम बॉर्डर, बॉर्डर, मैरीटाइम बॉर्डर, ये समुद्री सीमा। क्या देखने वाले हैं? समुद्री सीमा, समुद्री सीमा। तो सबसे पहले देख लो आप, देखो भाई, कोई भी देश का जो कोस्ट होगा एकदम ऐसे फ्लैट हो जरूरी तो नहीं है, उबड़ खाबड़ होगा, कहीं धंसा होगा, कहीं निकला होगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? एक बॉर्डर लाइन बनाई जाती है। जैसे इधर पे ये निकला हुआ है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे? एक स्ट्रेट बॉर्डर लाइन कनेक्ट करते हुए ऐसे निकाल देंगे। ये यहाँ टच हो रहा है मान लो, ये है ना, या ये हो रहा है, तो ये हो गया आपका ये बेस लाइन। ये क्या हो गया? बेस लाइन हो जाए, मैरीटाइम बॉर्डर का बेस लाइन हो जाएगा। ये बेस लाइन समझ रहे हो क्यों बनाया जा रहा है भाई? एकदम रेगुलर, एकदम स्ट्रेट कोस्ट तो थोड़ी होता है, कहीं अंदर धंसा हुआ है, कहीं बाहर निकला हुआ है। तो इस तरीके से क्या पहले बनाया जाता है? बेस लाइन। अब बेस लाइन से कैलकुलेट करना शुरू होता है। बेस लाइन से कैलकुलेट करना शुरू होगा तो हम 3 डेटा पढ़ेंगे, 3 डेटा। ये एक, अच्छा, एक ये कहाँ तक होगा? 12 नॉटिकल माइल तक। कहाँ तक? 12 नॉटिकल माइल तक। दूसरा 24 नॉटिकल माइल तक, और ये है 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक। ठीक है? अच्छा, इसका इंग्लिश नेम देखो, आइए पहले मैं नाम बता देता हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में कहते हैं प्रादेशिक सीमा। इसको क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक, प्रादेशिक बोलेंगे, या समवर्ती सीमा, या समवर्ती, या समवर्ती। इसको इंग्लिश में इसका नाम है टेरिटोरियल, टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल, टेरिटोरियल सी, यह है टेरिटोरियल सी। 12 नॉटिकल माइल्स है ना। किसी कंट्री का टेरिटोरियल सी कहाँ तक माना जाएगा? 12 नॉटिकल माइल्स। उसके बाद जो आएगा वो आएगा संलग्न, इसको हिंदी में बोलते हैं संलग्न सागर सीमा, संलग्न, संलग्न सागर सीमा, संलग्न सागर सीमा, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं निकटवर्ती क्षेत्र, या इसको हिंदी में बोलते हैं निकटवर्ती क्षेत्र, निकटवर्ती क्षेत्र, निकटवर्ती क्षेत्र। इंग्लिश में कॉन्टिग्यूअस, 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 इंग्लिश में क्या है ये? कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस जोन। तो समंदर पर ये क्या हो गया? कॉन्टिग्यूअस जोन, ये टेरिटोरियल सी जोन,
और ये कॉन्टिग्यूअस जोन, जिसका हिंदी में नाम क्या है, प्रादेशिक या समवर्ती समुद्री सीमा, या फिर क्या बोलेंगे टेरिटोरियल सी। ये जो 24 नॉटिकल माइल्स तक है इसको क्या बोलेंगे, संलग्न सागर सीमा या निकटवर्ती, या इंग्लिश में कॉन्टिग्यूअस जोन। और अगला वाला जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। हिंदी में क्या कहा जाता है इसे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, ये है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ध्यान दीजिए आप, 12-24-200, सबसे पहले 12 नॉटिकल माइल्स, सबसे पहले 12 नॉटिकल माइल्स। इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मान लो समंदर या महासागर में हमें डेप्थ मेजर करनी हो, गहराई मापनी हो, तो गहराई मापने की इकाई क्या होती है, समंदर में गहराई मापना हो तो उसकी इकाई क्या होती है, यूनिट ऑफ मेजरिंग डेप्थ ऑफ अ सी और ओशियन ना, हाँ, फैदम, ये क्या है, यूनिट ऑफ मेजरिंग डेप्थ ऑफ अ सी और ओशियन, ऑफ अ सी और ओशियन। मतलब समंदर या महासागर में या कोई भी नदी भी हो, कोई आप पानी के भीतर अगर आपको गहराई मापनी है तो उसका इकाई क्या है, उसकी यूनिट क्या है, फैदम। और समंदर में दूरी मापना है आपको, कोई नदी में दूरी मापनी है, समंदर में महासागर में, तो वो क्या है, नॉटिकल माइल्स। ये क्या है, यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस ओवर द सरफेस ऑफ सी और ओशियन। मतलब जल के सतह के ऊपर दूरी मापने की इकाई क्या है, नॉटिकल मील। अंग्रेजी में नॉटिकल माइल्स बोलेंगे, हिंदी में नॉटिकल मील। ठीक। अच्छा, एक कभी जीके है कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर समथिंग होता है, लेकिन 1.8 काम हो जाए, 1.8 किलोमीटर है ना। तो किलोमीटर बड़ा है कि माइल बड़ा है, माइल बड़ा है ना। आइए, तो किसी भी देश की समुद्री सीमा को हम 3 तरह से देखेंगे। एक 12 नॉटिकल माइल तक, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक, और एक बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक। जो 12 नॉटिकल माइल तक होता है इसको प्रादेशिक या समवर्ती क्षेत्र कहा जाएगा, प्रादेशिक या समवर्ती समुद्री सीमा, इंग्लिश में टेरिटोरियल सी। दूसरा होगा 24 नॉटिकल माइल्स तक, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक, इसको कहा जाता है संलग्न सागर सीमा, निकटवर्ती, या इंग्लिश में कॉन्टिग्यूअस जोन। और तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कहाँ तक होता है, 200 नॉटिकल मील तक। मतलब कोई भी देश का जो लास्ट एक्सट्रीम वो क्या है, सीमा कहाँ तक है, 200 नॉटिकल माइल। अब ये अलग अलग रेंज दिया हुआ है, मतलब अलग अलग देशों को अलग अलग अधिकार होंगे ना। जैसे कि अगर ये जो 12 नॉटिकल माइल तक होता है, जो प्रादेशिक और समवर्ती सीमा या टेरिटोरियल सी होता है, इसमें किसी भी देश को सॉवरेन पावर होता है, SOVEREIGN, सॉवरेन पावर ओवर वाटर, सी बेड एंड एयर स्पेस। मतलब समंदर, मतलब 12 नॉटिकल माइल तक जो भी समुद्री, मतलब जो जल है, 12 नॉटिकल माइल तक जो भी जल है, जो भी आपका समुद्र तल है, और समुद्र 12 नॉटिकल समुद्र के ऊपर जो हवाई क्षेत्र है, कुछ भी कर सकता है वो देश, वो उसका है ना, संप्रभु अधिकार है उसको। तो किसी भी देश को प्रादेशिक या समवर्ती समुद्री सीमा में उसको संप्रभु अधिकार है, सॉवरेन पावर्स हैं। सॉवरेन पावर्स किसके किसके, यहाँ तक जो पानी है, जल है, उस पर इस्तेमाल वो कैसे भी करे। इसके नीचे समुद्र की तली, सी बेड,
पूरा राइट है वो कुछ भी करे, और इसके ऊपर जो एयर स्पेस है ना, जो हवाई क्षेत्र है, उस पर कुछ भी कर सकता है। ये बात क्लियर है। अब इस पे आते हैं भाई, 12 किलोमीटर तक तो यहाँ भी आपको पता है क्या होगा, 12 से अगला जो 12 है उसकी बात होगी, 12 से जो अगला 12 है उसकी बात होगी। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वो कस्टम्स ड्यूटी लगा सकता है। क्या लगा सकता है इसमें? इसके बाद कस्टम्स ड्यूटी क्या लगा सकते? देखो कस्टम्स ड्यूटी इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ नहीं लगा सकता भाई, यहाँ तो कुछ भी कर सकता है ना वो, लेकिन अपन देख रहे हैं कि इसके बाद और 12 के बाद और क्या क्या कर सकता है वो। तो कस्टम्स ड्यूटी लगा सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम कस्टम्स ड्यूटी को? सीमा शुल्क, है ना, सीमा शुल्क लगा सकता है। और क्या कर सकता है भैया? सारे वित्तीय आव्रजन और स्वच्छता कानूनों को लागू कर सकता है। और क्या कर सकता है? यहाँ पर इस तरफ देख रहा हूँ, सारे वित्तीय आव्रजन है ना, सारे वित्तीय आव्रजन और स्वच्छता कानूनों को लागू कर सकता है। और स्वच्छता कानूनों को लागू कर सकता है, मैं बता रहा हूँ, स्वच्छता कानूनों को लागू कर सकता है, लागू कर सकता है। देखो कर सकता है कोई भी देश, मतलब भैया जो 24 नॉटिकल माइल्स तक जो कॉन्टिग्यूअस जोन है या फिर संलग्न सागर सीमा या निकटवर्ती सागर सीमा है, इसमें वो देश क्या कर सकते हैं? सीमा शुल्क लगा सकते हैं। दे कैन इम्पोज कस्टम्स ड्यूटी, दे कैन एनफोर्स एनी फाइनेंशियल लॉ, एनी इमिग्रेशन लॉ, आव्रजन मतलब इमिग्रेशन लॉ, और एनी सैनिटरी लॉज। मतलब ये जो आपका संलग्न या समवर्ती समुद्री सीमा क्षेत्र होगा, वो देश, यहाँ पर कोई भी जहाज आ गया, अगर इस रेंज में आ गया तो भैया टैक्स दो, कस्टम ड्यूटी दो, हमारे सीमा में तुम प्रवेश कर गए हो, ये लगा सकता है। ये यहाँ अपने देश के जितने भी कानून हैं उसके, जिसको फाइनेंशियल लॉज हो गए, इमिग्रेशन समझ रहे हो ना, कोई कहीं से और पलायन माइग्रेट करके आता है, उसके लिए वो लॉज इम्प्लीमेंट कर सकता है। और सारे स्वच्छता कानून, सैनिटरी लॉज इन्फोर्स कर सकता है। बात क्लियर हो गई। यहाँ पर जो सबसे पहले बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक है, यहाँ तो वो कुछ भी कर सकता है भैया, सॉवरन राइट्स है उसको ओवर द वाटर्स, over the seabed and over the air space above the sea water ranging up to 12 nautical miles। ये बात क्लियर है। मतलब 12 नॉटिकल मील तक वहाँ का जो जल है, वहाँ का जो जल तली है, समुद्र की तली है, और उसके ऊपर जो हवाई क्षेत्र है, उस पर देश का संप्रभु अधिकार है। मतलब वो कुछ भी कर सकता है, वो उसका है, ठीक। लेकिन जो दूसरा वाला था संलग्न सागर सीमा या निकटवर्ती, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन, यहाँ पर क्या भैया, कोई देश क्या कर सकता है? यहाँ पर सीमा शुल्क लगा सकता है, यहाँ पर अपने देश के वित्तीय कानूनों को लागू कर सकता है, अपने देश के आव्रजन कानूनों को लागू कर सकता है, स्वच्छता कानूनों को भी लागू कर सकता है। मतलब द कंट्री कैन इम्पोज कस्टम्स ड्यूटी, है ना, ओवर एनी अदर शिप्स विच कम्स इन दिस रेंज, है ना। क्या कर सकता है? कंट्री कैन इम्पोज ऑल देयर फाइनेंशियल लॉज, ऑल देयर सैनिटरी लॉज, ऑल देयर इमिग्रेशन लॉज, ये कर सकता है। अब यहाँ आ जाते हैं 200 नॉटिकल माइल्स, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है इसको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। यहाँ क्या कर सकता है भैया? यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की खोज कर सकता है। मतलब 24 तक तो जान गए आप, अब इसके बाद वो मतलब इस पूरे रेंज में कर सकता है ना। क्या कर सकता है? प्राकृतिक संसाधनों की खोज कर सकता है, प्राकृतिक संसाधनों की खोज कर सकता है, संसाधनों की खोज कर सकता है। न सिर्फ खोज कर सकता है बल्कि दोहन भी कर सकता है तथा प्रबंधन कर सकता है, तथा प्रबंधन कर सकता है। मतलब एनी कंट्री can carry out discovery expeditions of natural resources। 200 नॉटिकल माइल्स तक वो नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की खोज कर सकता है, और वहाँ से निकाल भी सकता है। दोहन करना मतलब निकाल भी सकता है, और उसको कैसे मैनेज करना है वो तय करेगा, वही मैनेज
कर सकता है। ये 200 नॉटिकल माइल्स तक का कहानी। बात क्लियर हो गई? तो समुद्री सीमा, मैरीटाइम बॉर्डर जो आप 3 तरीके से देखते हो। सबसे पहला 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल माइल्स तक, दूसरा 24 नॉटिकल माइल्स तक, तीसरा 200 नॉटिकल माइल। ये है, इसके बाद किसी कंट्री का राइट नहीं होता। बात क्लियर है? सबसे पहला वाला 12 नॉटिकल माइल्स तक उसको प्रादेशिक समुद्री सीमा या समवर्ती समुद्री सीमा कहा जाता है। इंग्लिश में टेरिटोरियल सी कहा जाता है। यहाँ पर आपको पता है सॉवरेन, किसी भी देश का संप्रभु अधिकार होता है 12 किलोमीटर तक जो भी जल उपलब्ध है, जो भी समुद्र की तली है और जो भी उस 12 किलोमीटर के समुद्र के जल के ऊपर जो हवाई क्षेत्र है, पूरा अधिकार है, वो कुछ भी करे। ठीक, फिर अगला आ गया 24 नॉटिकल माइल तक, इसको संलग्न सागर क्षेत्र या निकटवर्ती सागर क्षेत्र कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं। यहाँ पर क्या हो गया भैया, यहाँ पर कोई भी देश क्या कर सकता है, सीमा शुल्क लगा सकता है और अपने देश के कोई भी वित्तीय कानून लागू कर सकता है, आव्रजन कानून लागू कर सकता है और अपने स्वच्छता कानून लागू कर सकता है। एनी कंट्री कैन इम्पोज कस्टम्स ड्यूटी, कैन एनफोर्स देयर फाइनेंशियल लॉज, कैन इम्पोज देयर सैनिटरी लॉज, कैन इम्पोज देयर दिस थिंग इमिग्रेशन लॉज। ठीक, और तीसरा वाला जो है 200 नॉट, अच्छा यहाँ पर क्या राइट है उसको भैया देख ली। तीसरा वाला जो है उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इंग्लिश में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कब कहाँ तक होता है, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक। यहाँ कोई देश क्या कर सकता है भैया, 200 नॉटिकल माइल्स तक प्राकृतिक संसाधनों की खोज कर सकता है ना, और मिल जाए तो उसका दोहन कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उसका राइट है। और उसको कैसे मैनेज करना है वो डिसाइड करेगा, है ना। मतलब they can carry out discovery expeditions for finding natural resources behind seabed, under seabed, and if found they can extract those natural resources and they can manage themselves। ये बात हो, ये बात क्लियर है? ठीक है। समुद्र में गहराई किससे नापी जाएगी, फैदम, यूनिट क्या है उसकी, फैदम। और समंदर या महासागर पे दूरी कैसे नापी जाएगी, नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल्स। ये बात क्लियर है? तो इससे पहले हम लोगों ने देख लिया कोस्ट, इससे पहले हम लोगों ने ये कोस्ट देख लिए, है ना। तो कोस्टल अलग, पूरे ये जो कोस्ट हैं इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग। कई भैया गुजरात के कच्छ से, जहाँ से हमारा ये कोस्टल लाइन शुरू हो जाता है, गुजरात के कच्छ से दमन तक, गुजरात के कच्छ से दमन तक, इस कोस्ट को क्या कहा जाता है, काठियावाड़ कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट। दमन से लेकर गोवा तक इसको कोंकण कोस्ट कहा जाता है, दमन से लेकर गोवा तक कोंकण कोस्ट। फिर गोवा से लेकर मैंगलोर, कर्नाटक में है मैंगलोर सिटी, है ना, ऐश्वर्या राय का जन्म स्थान, यहाँ तक इसको कनेरी कोस्ट कहा जाता है। और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी केरल में, तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक इसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है, मालाबार कोस्ट। और फिर कन्याकुमारी, इधर आ जाओ, ये पूरा हम लोग अरेबियन सी में देख रहे हैं, इंडियन ओशियन के अरेबियन सी, हिंद महासागर के अरब सागर क्षेत्र में देख रहे हैं। अब ये आ गए हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आ गए। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भैया कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील तक, आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील तक, इसको क्या कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, ये कोरोमंडल कोस्ट है। फिर पुलिकट झील से लेकर महानदी के, उड़ीसा में महानदी के मुहाने तक, माउथ ऑफ महानदी रिवर इन उड़ीसा, यहाँ तक इसको क्या, नॉर्थ सरकार कोस्ट कहा जाता है, उत्तरी सरकार कोस्ट। और फिर महानदी के मुहाने से लेकर ये बांग्लादेश का जहाँ से लगता है अपना बॉर्डर, वहाँ तक ये कहलाता है उत्कल कोस्ट। ये बात क्लियर है? कल हम लोगों ने देख लिया था मेरे ख्याल से, ओवरऑल कोस्टल लाइन कितनी है वो भैया, हमारी ओवरऑल पूरे कंट्री की कंप्लीट कोस्टल लाइन कितनी है, 11,098.7 किलोमीटर, ये पूरी टोटल कोस्ट लाइन थी। ठीक है। ओवरऑल सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी, ओवरऑल बताया था मैं, हैं? हाँ, ओवरऑल देखें तो क्या, सबसे पहला सबसे लंबा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, इसकी लेंथ बताया था क्या मैं कल, मैं बता देता हूँ। अंडमान निकोबार 3083 किलोमीटर,
3083 किलोमीटर अंडमान निकोबार की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, अंडमान निकोबार की सबसे कोस्ट लाइन ना। सेकंड में गुजरात, सेकंड में किसकी? गुजरात। अब उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अंडमान का बस रफली याद रख लेना 3000 अबव है ना, 3100 के करीब बस। और ये सब मैं केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, रटना नहीं भैया कि गुजरात भी रट रहे हो। 2300 बस, 2300 किलो 40 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। अब नीचे आ जाओ, ये तो लंबा हो गया, अब नीचे आ जाओ। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन, स्मॉलेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट नहीं बोलेंगे, शॉर्टेस्ट कोस्टल लाइन बोलेंगे ना, पुदुचेरी। किसका है? पुदुचेरी। पुदुचेरी का कितना? 42.6 किलोमीटर ना। लेकिन इससे ऊपर आप, इससे नीचे एक और चीज़ रखना, इससे नीचे गोवा इधर है, गोवा। अब आप यहाँ से डेटा निकाल लीजिए भैया। अगर आपसे पूछा पूरे कंट्री के ओवरऑल कोस्ट लाइन सबसे लंबा किसका? अंडमान निकोबार। और पूरे कंट्री का ओवरऑल सबसे छोटा इधर ही है ना, ये सबसे लंबा और सबसे छोटा इधर। आपको पता है कि नहीं पुडुचेरी के बारे में? पुडुचेरी का एक आइलैंड यहाँ है आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न कोस्ट में, 2 आइलैंड यहाँ है और एक आइलैंड यहाँ है और एक आइलैंड यहाँ है। तो पुडुचेरी एक्चुअली इज़ अ यूटी, यूनियन टेरिटरी। पुडुचेरी क्या है? एक संघ शासित प्रदेश है। ये आप डिटेल पॉलिटी में जानोगे ना, परेशान मत होना कि सर छत्तीसगढ़ ये राज्य है, स्टेट है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, तो पुडुचेरी एक यूटी क्यों है, दिल्ली एक यूटी क्यों है, जम्मू कश्मीर एक यूटी क्यों है? इन सब सवालों का जवाब आपको संविधान में पढ़ना ही है, तो उसके लिए परेशान मत हो। फिलहाल के लिए नहीं है, फिलहाल फिर उसमें समय चला जाएगा, छोड़ो। बस अभी के लिए जान जाइए कि पुडुचेरी एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है ना। यूनियन टेरिटरी का मतलब शॉर्ट में इतना जान जाओ कि कुछ रीजन इंडिया के ऐसे हैं जो डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। शॉर्ट में जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो केंद्र सरकार है उसके कंट्रोल में ज़्यादा होता है। अब फिर पूछोगे सर दिल्ली में तो मुख्यमंत्री भी होता है, तो ये सब पॉलिटिक्स के लिए रहने दो, अभी नहीं। पुडुचेरी एक केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जो एक्चुअली 4 आइलैंड का ग्रुप है। 4 आइलैंड का ग्रुप है। एक आइलैंड कहाँ मिलेगा आपको? आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न कोस्ट में। 2 आइलैंड मिलेंगे तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट में। एक आइलैंड मिलेगा केरल के वेस्टर्न कोस्ट में। क्लियर? इसका नाम है यनम, इसका नाम है यनम, इसका नाम है पुदुचेरी, इसका नाम है पुदुचेरी, इसका नाम है कराईकल, इसका नाम है कराईकल, और इसका नाम है माहे। माही मार रहा है, ये माहे है। तेरे को भी तू उसका माही बोलता है ना? माही क्यों बोलता है? ऐसे ही? अच्छा, ये माहे है ना, इसकी बहिनी माही है और ये माहे है। तो ये 4 आइलैंड जो है इसको मिलाकर, अब देखो इन चारों आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड ये है पुडुचेरी, इसलिए इस यूटी का नाम क्या पड़ गया? पुडुचेरी ना। तो पुडुचेरी का जो कोस्ट लाइन है वो यूटी में सबसे छोटा है। जितने यूटी है ना जिनका कोस्ट लाइन है उसमें सबसे छोटा है यूटी में सबसे छोटा। यूटी में सबसे लंबा अंडमान। देखो क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखना, अगर आपसे यूटी में सबसे लंबा बोला तो भैया देश में सबसे लंबा है तो यूटी में भी सबसे लंबा ना। अगर आपसे बोला कि यूटी में सबसे छोटा, तो यूटी में सबसे छोटा कौन? पुडुचेरी। क्लियर? यूटी में सबसे छोटा पुडुचेरी। अब आपसे पूछ दिया कि यूटी में नहीं पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है मेनलैंड में। मेनलैंड, अब ये मेनलैंड हो गया ना, ये मेनलैंड नहीं है। लक्षद्वीप अंडमान का क्वेश्चन लैंड मेनलैंड में नहीं आता। इंडिया का बोला तो सब शामिल है, लेकिन बोल दिया भारत की मुख्य भूमि में तटीय रेखा सबसे लंबी किसकी? तो भैया आप तो यहाँ किस पे आ गए? गुजरात। तो सेकंड नंबर पे, तो जाहिर सी बात है ये तो एक स्टेट है, ये तो एक स्टेट है। अगर आपसे मुख्य भूमि में पूछ दिया या कौन से राज्य की सबसे लंबी राज्य पूछ दिया, गुजरात। और अगर राज्य की सबसे छोटी कोस्टल लाइन पूछ दिया तो गोवा, इधर ही है, गुजरात गोवा, गुजरात गोवा मेनलैंड में। और अगर मान लीजिए पूरा ओवरऑल पूछ दिया आपसे, ओवरऑल या यूटी में पूछ दिया,
तो सेम है, ओवरऑल भी यही है और यूटी भी वही है। बात क्लियर हो गई ना? चलिए अब हम चलते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रादेशिक विभाजन। अरे यार, अभी इससे पहले जो इंडिया का नक्शा आया था वो अच्छा चौड़ा था, पेटला था, ये एकदम सुकड़ू है। ये ठीक है, ये वाला नक्शा ठीक है ना, ये वाला। साला कभी भी मतलब कहीं एक जगह होना चाहिए, उधर ढूंढो इधर वाले ढूंढो, इसको किधर गया। आइए, नोट्स आपके लगभग रफ तैयार है। ये अब दीपक गायब है इसलिए एडिट होके ये मिलेगा, आया जाएगी तो आपको एडिट होके मिलने लगेगा। चलिए, क्योंकि इसका ज़रूरी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का तो मैपिंग उसका वेटेज कम है, तो वो आपको ऐसा नहीं कभी फ्री हुआ तो वर्ल्ड जो मैपिंग है ना उसका भी मैं नोट्स दूंगा ज़रूर, लेकिन ये ज़रूरी है इंडिया। आइए, अब भारत को हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले देखने वाले हैं जियोमॉर्फिक डिविजन्स। क्या देखने वाले हैं हम लोग? जियोमॉर्फिक डिविजन्स। जियोमॉर्फिक डिविजन्स, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? फिजिकल डिवीजन, या फिर इसी को क्या कहते हैं? फिजिकल डिवीजन, या फिर इसी को क्या कहते हैं? नेचुरल डिवीजन, या फिर नेचुरल डिविजन्स ऑफ इंडिया। नेचुरल डिविजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के हिंदी में क्या कहेंगे भैया? भौगोलिक, भौगोलिक या भूप्रादेशिक भी बोल सकते हैं, वो अलग है, प्रादेशिक अलग देखेंगे। भौगोलिक या फिर प्राकृतिक विभाजन। भारत जो है प्राकृतिक रूप से या भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? सिंपल सा मतलब है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू सिक्स फिजिकल डिविजन्स। या देखो, कहीं कहीं 4 बोलता है, कहीं कहीं 6 बोलता है, तो मैंने अमालगमेट कर दिया है। वैसा क्वेश्चन आता नहीं कि पूछेगा आपसे कितने भाग में, ऐसा नहीं आएगा, तो 6 कर दूंगा मैं उसको। क्या कर दूंगा? 6। देखो मोटा मोटा, फिर एक एक करके डिटेल पकड़ेंगे। सबसे पहले यहां से मैं एक मार्जिन खींच देता हूं, यहां तक। यहाँ को जो मैं शेडेड पार्ट कर रहा हूँ ये है नॉर्दर्न हिमालयाज। ये क्या है? क्योंकि नॉर्थ में हिमालयाज है, बारीकी से देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट और वो सब बाद में देखेंगे। ये क्या हो गया? ये हो गया नॉर्दर्न हिमालयाज। तो पहला जो आपका प्राकृतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन जो आ गया, वो नंबर 1 क्या है? ये नॉर्दर्न या नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्दर्न कहीं कहीं बोल देगा, या फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, है ना? नॉर्दर्न हिमालयाज छोड़ो, वो जब आएंगे उसमें डिटेल में देखेंगे। नॉर्दर्न हिमालयाज, ये है नॉर्दर्न हिमालयाज। हिमालय ख़त्म होता है, हिमालय ख़त्म होता है तो नीचे जो शुरू होता है वो होता है मैदानी इलाका। नीचे क्या शुरू होता है? मैदानी इलाका। और कुछ मैदानी इलाका यहाँ भी जाएगा ना, तो मैं हल्का सा शेड कर दे रहा हूँ। ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ बनेगा ये, और ये जो इलाका आपको देखने को मिलेगा ये होगा दूसरा प्राकृतिक विभाजन, सेकेंड नेचुरल डिवीजन, जो कहलाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये क्या कहलाएगा? ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ठीक, ये कहा जाएगा। इसके नीचे आप देखिए तो एक आपको ऐसा एक इलाका मिलेगा, ये ऐसा इलाका मिलेगा आपको कोस्टल की तरफ, ये कोस्टल की तरफ। और ये जो इलाका है ये कहलाएगा कोस्टल प्लेन्स। ये क्या कहलाएगा? कोस्टल, तटीय मैदान। ये क्या कहलाएंगे? तटीय मैदान। ये तीसरा एक विभाजन आपको दिख जाएगा जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया तीसरा। और ये क्या हो गया? कोस्टल प्लेन्स। ये क्या हो गया? कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। ये हो गया 3। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये वाला इलाका, ये पूरा यहाँ तक ले जाता हूँ, ये पूरा यहाँ तक ले जाता हूँ ऐसा, ये प्लेन्स के नीचे तक, ये इसको यहाँ तक ले जाता हूँ ऐसा,
ये और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर, और थोड़ा सा हिस्सा ये यहाँ पर, ये मेघालय है ना, यहाँ पर शिलोंग का पठार मिलता है आपको। तो ये जो पूरा ब्लू वाला इलाका जो दिख रहा है आपको, ये इलाका ये हो गया चौथा प्राकृतिक विभाजन, जिसे हम कहेंगे पेनिनसुला इंडिया, या फिर हम इसे कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहेंगे इसे? पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन, पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन। क्या कहेंगे इसे? प्रायद्वीपीय पठार। ये हो गया चौथा प्राकृतिक विभाजन। पांचवा देखेंगे हम इधर, देखेंगे हम, ये देखेंगे भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट। क्या देखेंगे हम? इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल, है ना, भारतीय मरुस्थल देखेंगे। और छठा जो लास्ट देखेंगे वो देखेंगे द्वीप समूह, आइलैंड ग्रुप्स। ये देख रहे हो, ये आइलैंड ग्रुप है, ये देख रहे हो, ये आइलैंड ग्रुप है। तो छठा क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा आइलैंड ग्रुप्स। अच्छा, आइलैंड ग्रुप्स का मतलब ये नहीं है कि केवल यही है, बहुत सारे छोटे आइलैंड दिखेंगे आपको, वो सब इसमें शामिल। जितने भी आइलैंड्स हम देखेंगे ना, वो आइलैंड ग्रुप में आ जाएगा। ये मोटे तौर पर आपके चार प्राकृतिक विभाजन। बात क्लियर है? सबसे पहले हम पकड़ेंगे अब इस मुद्दे पर क्या? हिमालय। सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, हिमालयस। फिर ये मैप चाहिए नहीं, हिमालय के लिए होगा। वो वाला है ही नहीं क्या पूरा? शायद ये है। अरे ये वही खोल रहा है क्या? हाँ, वो वही खोल गया लग रहा है। ये नहीं चाहिए हमको चाहिए ये होगा पक्का, ये है। ये लीजिए भाई, ये अब हम हिमालय में चलने वाले हैं। चलो, पहले थोड़ा सा ये वाला हिस्सा देख लो आप। इस तरह से आपको पता है, इधर ये ऐसे पोमेरियन डॉग की तरह बैठा हुआ, इधर ये पाकिस्तान लगता है ना, कुकुर पोमेरियन डॉग पाकिस्तान। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कुछ इस तरह से अफ़गानिस्तान देख, ये अफ़गानिस्तान ना, और यहाँ पे ऐसा लगा हुआ, यहाँ पर इस तरह से ऐसा लगा हुआ, क्या देखते हैं हम? ताजिकिस्तान। और इधर पूरा चाइना, है ना। अच्छा, फिर हम लोगों ने एक और देखा था, ये अफ़गानिस्तान भारत से लगा हुआ, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से लगा हुआ एक गलियारा कॉरिडोर देखा था इसको। इस कॉरिडोर का क्या नाम था? वाखान कॉरिडोर। क्या नाम था? वाखान कॉरिडोर, हिंदी में वाखान गलियारा कहते हैं इसे, है ना, वाखान गलियारा। किसके बीच ये डिस्प्यूट है, विवादित है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान के। और भारत ऐसे क्लेम नहीं करता, ऐसा कोई विवाद नहीं है। वाखान कॉरिडोर, ठीक, ताजिकिस्तान से भी लगा हुआ है ना, और चाइना से भी लगा हुआ है। और किससे लगा हुआ है? चाइना से भी लगा हुआ, दिख रहा ना? वहाँ से जाने के लिए रास्ता है कि डिस्प्यूट? अरे ऐसा नहीं है भैया, वो कंट्रोल पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का है। हाँ, लेकिन क्लेम करते हैं सब। हाँ, क्लेम्स, हाँ होगा भाई, गाँव तो बसे होंगे क्या? अच्छा, अब आइए, इससे पहले मैं छोटी सी आपको कहानी सुना दूं यहाँ पे पहुँचने से पहले। सबसे पहले जब पृथ्वी आग को गोला थी और आग का गोला से फिर ठंडी हुई, है ना, ठंडा होने के बाद पृथ्वी पर सबसे पहले जल आया। कूल ठंडा हुआ तो क्या आया? जल आया ना। तो सबसे पहले जब ठंडा होने के बाद जल आया तो सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था इनिशियली। सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? पेंजिया। सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? पेंजिया।
पेंजिया, ये सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पेंजिया था। और सुपर कॉन्टिनेंट के चारों ओर पूरा एक महासागर था, एक ही महासागर था ना, एक ही ओशियन था, जिसे क्या कहा जाता था, पैंथालासा ओशियन। इसका नाम था पैंथालासा ओशियन, है ना। ये ओशियन का नाम क्या था, पैंथालासा, पैंथालासा ओशियन था ये, पैंथालासा महासागर। फिर क्या हुआ, आंतरिक और या बाह्य बलों के कारण हुआ क्या कि ये क्रैक पड़ गया। ये जो सारे महाद्वीप आज आप अलग अलग देखते हो, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब अलग अलग, ये सब एक ही जुड़े हुए थे, एक ही लैंड मास था जिसके चारों ओर पैंथालासा ओशियन था, पैंथालासा महासागर। क्रैक पड़ गया, क्रैक पड़ गया तो ये दोनों एक दूसरे से अलग होने लगे और बीच में पानी आके भर गया, यही महासागर का पानी आके भर गया और ये एक बन गया सागर। आपको पता ना, एक महासागर ओशियन में बहुत सारे सी होते हैं, तो ये क्या बन गया, तैथिस सागर। ये क्या बन गया, टैथिस सी, टैथिस सी, टैथिस सागर बन गया ये बीच में। अब ये दोनों एक दूसरे से, जो ऊपर वाला लैंड मास, जो ऊपर वाला भूखंड, इसका नाम क्या पड़ा, लॉरेशिया। क्या नाम पड़ा, लॉरेशिया, या फिर इसी को कहते थे अंगारा लैंड, अंगारा लैंड कहा गया, ठीक। और नीचे वाला जो हिस्सा था इसको कहा गया गोंडवाना लैंड, नीचे वाला हिस्सा इसको क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड ना, नीचे वाला हिस्सा। और ये दोनों पहले एक दूसरे से अलग जाने लगे धीरे धीरे, है ना। और अलग जाने लगे मतलब ये लाखों सालों, हजारों लाखों सालों का प्रोसेस है, बहुत धीमे 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 हलचल है जो पता नहीं चलता। अच्छा, फिर इसी से ये बाद में ये लैंड मास भी टूटा, ये भी टूटा। इससे टूटकर कौन कौन सा महाद्वीप बना, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट इसी से टूटकर बना, अंगारा लैंड से। फिर आपका यूरोप भी इसी से टूटकर बना, एशिया भी इसी से टूटकर बना, यूरोप एशिया से एक ही जुड़ा हुआ है ना, ये इसी से बना। फिर इधर आ जाइए तो इधर आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट इसी से बना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इसी से बना, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इसी से बना, है ना। और एक और चीज़ इसी से बना, इंडियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला। ये ध्यान रखना, लोग गड़बड़ कर जाएंगे। भारतीय प्रायद्वीप ये हिस्सा वास्तव में इससे टूट कर आया, वही समझाने वाला हूँ कैसे। देखो क्या हुआ कि हमारा ये जो लिथोस्फीयर है, भूपर्पटी, अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट या भूपर्पटी जो है, मतलब भूपर्पटी या अर्थ क्रस्ट किसको बोलते हैं, जो सतह हम देखते हैं, दिखाई देता है ना। तो भूपर्पटी के नीचे असल में पूरा कॉन्टिनेंट और पूरा ओशियन, महासागर जितने भी हैं, जितने भी ओशियन हैं, जितने भी आपके कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, ये सब ना उस पर बेस्ड हैं। नीचे आपको बड़े बड़े चट्टानों के प्लेट हैं, बड़े बड़े चट्टानों के प्लेट हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है ना। ये टेक्टोनिक प्लेट्स पे डिटेल में नहीं जाने वाला, फिलहाल के लिए बस इतना बता दूं कि 50 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की चौड़ाई तक ये प्लेट्स है नीचे। महासागर जो ओशियन है, ओशियन को जो बेड है उसके नीचे ये प्लेट्स मिलेंगे, कॉन्टिनेंट जो है उसके नीचे ये प्लेट्स मिलेंगे, बड़े बड़े प्लेट्स हैं। तो ये टूटा तो इसी में से एक बहुत बड़ा प्लेट, और वैसे भी ये सबसे बड़ा प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इसका नाम क्या रखा गया, ये है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट इसलिए कहा गया कि इसी एक प्लेट के ऊपर आपको यूरोप भी दिखता है और एशिया भी दिखता है, सब जुड़े हुए यूरेशियन प्लेट कहा गया। ये यूरेशियन प्लेट किससे टूटा होगा, अंगारा लैंड से टूटा ना। यहाँ से इधर का एक टुकड़ा ऐसे टूट गया, इस तरह से टूटा, है ना। तो गोंडवाना लैंड से एक टुकड़ा कुछ इस तरह से टूटा और अलग जाने लगा ऊपर की ओर ना। अलग जाने लगा तो धीरे 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 ये आगे बढ़ा, ये लाखों सालों का प्रोसेस है। ये आगे बढ़ा और जाकर ऐसे टकराया सबसे पहले वेस्टर्न हिस्सा, मतलब, और इस प्लेट का ना क्या नाम दिया गया, इंडियन प्लेट। इस प्लेट का क्या नाम दिया गया, इंडियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट अपने वेस्टर्न पार्ट जाकर सबसे पहले टकराया, सबसे पहले जाकर टकराया ना। यहाँ तक समझ गए। देखो पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैप में चलता हूँ। इंडियन प्लेट यहाँ से जाकर टकराया, इसका मतलब ये है कि देखो जो प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स जिनकी बात, ऐसे 7 मेजर प्लेट्स, ऐसे नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट्स, ऐसे छोटे छोटे माइनर प्लेट्स भी हैं और वृहद प्लेट भी हैं, जैसे यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका प्लेट,
नॉर्थ अमेरिका प्लेट, ऐसे बड़े बड़े प्लेट भी है ना, वो टेक्टोनिक प्लेट में आप जानोगे। आइए, अब हुआ क्या कि जब जैसे मान लेते हैं, अब इसको आप ऐसे देख रहे हो ना, अब इसको अपन ऐसे देख लें, ऐसे जब देखेंगे तो मान लो कि बड़ा प्लेट कौन सा, यूरेशियन है कि इंडियन प्लेट? बड़ा प्लेट यूरेशियन प्लेट। बड़ा प्लेट कौन सा? यूरेशियन प्लेट। और छोटा प्लेट इंडियन प्लेट। ये दोनों आकर कभी टकराए, ये कौन सा? इंडियन प्लेट। ये आकर टकराए ना, तो बड़ा प्लेट जो है वो चूंकि भारी है तो दब जाएगा, नीचे चल जाएगा, और ये जो हल्का प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा। और जब चढ़ जाएगा तो ऐसा क्या होगा, ऐसा ऐसा फोल्ड्स बन जाएगा। क्या बने, उठेगा ना ये हिस्सा, ये उठेगा तो ये क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं? वलन। क्या कहते हैं इसे? वलन। अर्थ के सरफेस पे क्या पड़ेगा? वलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फोल्ड्स। फोल्ड्स पड़ जाएगा। आप ऐसे कोई भाई ऐसा भारी है, ये नीचे दब रहा है, ये ऊपर चढ़ रहा था, तो उठेगा स्ट्रक्चर, इसको क्या कहा जाएगा? वलन या फोल्ड्स। अच्छा, अब ये क्यों पड़ा? तो ये दो प्लेट हैं तो ऐसा एक फोर्स लग रहा है, दोनों एक तरफ इसलिए आ रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं संपीड़न फोर्स, संपीड़न बल। क्या कहेंगे? संपीड़न बल लग रहा है ना, एक दूसरे की तरफ संपीड़न बल लग रहा है, इसीलिए तो आकर मुलाकात कर रहे हैं। कोई भी प्लेट हो, कोई भी प्लेट हो, चाहे महाद्वीपीय प्लेट हो, देखो प्लेट दो प्रकार की होती हैं, एक होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट जिसके ऊपर महाद्वीप होता है, एक होता है महासागरीय प्लेट जिसके ऊपर ओशन होता है। तो चाहे महाद्वीपीय प्लेट या महाद्वीपीय प्लेट टकराएं, चाहे ओशनिक प्लेट से ओशनिक प्लेट टकराए, चाहे महाद्वीप से ओशनिक प्लेट टकराए, कोई भी प्लेट का टकराना जब हो, मतलब जो मूवमेंट है प्लेटों का, जो मूवमेंट है ना, वो तीन प्रकार से होता है। प्लेटों का जो संचरण होता है 3 प्रकार से होता है। एक को हम बोलते हैं अभिसारी संचरण। अभिसारी संचरण। प्लेट कितने प्रकार के होते हैं? महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट है ना, और एक क्या होता है? महासागरीय प्लेट, और होता है महासागरीय प्लेट ना, जिसे हम क्या कहते हैं? ये हो गया कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये हो गया ओशनिक प्लेट, है ना। तो ये जो जितने भी प्लेट हैं इनका मूवमेंट होता है, इनका मूवमेंट 3 प्रकार से होता है ना। अभिसारी को क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट मूवमेंट। अभिसारी क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट मूवमेंट। एक होता है अपसारी, एक होता है अपसारी। अपसारी मूवमेंट को क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट। और एक होता है पैरेलल मूवमेंट, एक होता है पैरेलल मूवमेंट जिसको क्या कहते हैं? समानांतर, समानांतर संचरण। क्या कहते हैं इसको? अभिसारी संचरण, अपसारी। क्या कह रहा हूँ मैं? संचरण ना। संचरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मूवमेंट। तो ये 3 प्रकार से इनका मूवमेंट होता है। अभिसारी का मतलब सामान्य भाषा में पैचअप। क्या है इसका मतलब? पैचअप, मुलाकात, पैचअप है ये। और ये क्या है? ब्रेकअप। दो प्लेट आपस में आकर मुलाकात करते हैं, मतलब टकराते हैं, तो वो मूवमेंट कौन सा हुआ? कन्वर्जेंट मूवमेंट। दे आर कन्वर्जिंग टू ईच अदर, मुलाकात हो रही है। दो प्लेट अगर आपस में चिपके हुए हैं और दूर जा रहे हैं तो ये डाइवर्जेंट मूवमेंट हो गया, ब्रेकअप हो रहा है। या फिर एक प्लेट टूट गया और एक हिस्सा और दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग जा रहे हैं तो एक ऐसा मूवमेंट हुआ डाइवर्जेंट। और कभी कभी प्लेट ऐसे चिपके हुए हैं, टूट कर या दो प्लेट ऐसा मूवमेंट होता है, ऐसा ऐसा, इसको क्या कहते हैं? समानांतर मूवमेंट, पैरेलल। ऐसा ऐसा मूवमेंट इसी तरह से हो सकता है। ये वाला मूवमेंट कौन सा है? कन्वर्जन, अभिसारी संचरण है ना। तो जब भी अभिसारी संचरण होगा तो क्या बनेगा? सरफेस पर वलन बढ़ेगा, फोल्ड्स बनेगा। और यही वलन क्या है? ये माउंटेन बनेंगे। ये क्या बनेंगे? माउंटेन। और इन्हें क्या कहा जाएगा? फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वत। क्या कहा जाएगा? वलित पर्वत। और ऐसा ही उदाहरण है हिमालय। हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है, फोल्ड माउंटेन्स का उदाहरण है। लेकिन फोल्ड भी 2 प्रकार के होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन, एक होता है ओल्ड फोल्ड, और एक होता है न्यू फोल्ड, और एक होता है न्यू फोल्ड, है ना।
ओल्ड फोल्ड मतलब प्राचीन वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत। और ये होता है नवीन वलित पर्वत, न्यू फोल्ड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत। अब इसका मतलब केवल साफ साफ इतना है कि ये वलन नया है और ये वलन पुराना है, लेकिन दोनों बने वैसे ही हैं वलन पढ़ने से, मतलब अभिसारी संचरण से। लेकिन ये ओल्ड है और वो नया है तो कुछ तो अंतर होगा। जैसे ओल्ड फोल्ड का एक एग्जाम्पल इंडिया में है अरावली, अरावली है, अरावली है। और न्यू फोल्ड का उदाहरण हिमालय है, न्यू फोल्ड माउंटेन का उदाहरण हिमालय है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, देखो ये जो अरावली है ये गोंडवाना युग में ही बन गया था। ये जो नीचे गोंडवाना लैंड था ना, अरावली, ये जो इंडियन प्लेट टूट के निकला ना इधर आया, इसमें ये बन चुका था, ये बन चुका था। जबकि लाखों करोड़ों सालों बाद ये आकर टकराया तब हिमालय बना है, ये पहले से ही बना हुआ था। अब जब पहले इस तरह के टकराने से कोई फोल्ड माउंटेन बनता है तो शुरुआत में जब फोल्ड होता है ना तो उसकी ऊंचाई बहुत होती है, उसकी ऊंचाई बहुत होती है ना। लेकिन भैया लाखों सालों में कोई भी पर्वत, अर्थ के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी रिलीफ हो, कोई भी संरचना हो, भू संरचना हो, चाहे पठार हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो भाई, वो एक प्रोसेस से गुजरता है। इतने लंबे सालों में, हजारों लाखों सालों में एक प्रोसेस से गुजरेगा जिसको कहते हैं डेन्यूडेशन। जिसको क्या कहते हैं? डेन्यूडेशन प्रोसेस, डेन्यूडेशन प्रोसेस। और इसको हिंदी में कहा जाता है अनच्छादन। क्या कहा जाता है? अनच्छादन प्रक्रिया से गुजरता है, डेन्यूडेशन प्रोसेस से गुजरता है। अब ये जो डेन्यूडेशन प्रोसेस होता है ये दो टाइप होते हैं, इसके दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है अपक्षय, अपक्षय, और एक होता है अपर्दन, एक होता है अपर्दन। अपक्षय को कहते हैं विदरिंग, वेदरिंग, और इसको कहते हैं इरोजन। इसको क्या कहते हैं? इरोजन ना। दोनों का अंतर समझो, अनच्छादन या डेन्यूडेशन। व्हाट इज डेन्यूडेशन, व्हाट इज अनच्छादन? देखो, अनच्छादन इज अ प्रोसेस, और साला हिंदी से शुरुआत होकर अंग्रेजी में चला गया। अनच्छादन एक प्रक्रिया है जहाँ पर जो ऊपर आपको चट्टानों की संरचनाएं दिखती हैं, वो बारिश झेलती हैं, लाखों सालों में बारिश झेल रही हैं, तूफान झेल रही हैं, ओला जानते हो ना, ओला टुकड़े सब झेल रही हैं। तो इस बड़ी प्रोसेस में क्या होता है, वो चट्टान टूटते हैं, बिखरते हैं, छोटे छोटे कणों में या बड़े बड़े चट्टानों में टूटते हैं ना, टूटेंगे और टूटेंगे। ये तो जो ऊपर की ये चट्टान दिख रही, मान लो अरावली कभी बहुत ऊंची होगी, एवरेस्ट से भी बहुत ऊंची होगी, तो ये मार झेल रही है बारिश का, है ना, तूफान का झेल रही है, सब कुछ झेल रही, तो यहाँ पर टुकड़े टूट रहे होंगे, ठीक। अब ये जो टूट रहे हैं टुकड़े, ये दो प्रोसेस हो गया। तो अनच्छादन क्या है? चट्टानों के टूटने फूटने की प्रक्रिया, समझ रहे हो आप? डेन्यूडेशन क्या है? इट्स ब्रेकिंग ऑफ हार्ड रॉक्स। अब हुआ ये कि भैया अगर ये टूटे और यहीं रह गए तो ये विदरिंग कहलाया, अपक्षय कहलाया। लेकिन हुआ क्या कि हवाएं इन टुकड़ों को बहाकर ले जाकर पता चला इस जगह पे जमा करने लगी। या फिर आपको पता है ना, नदियाँ भी तो आती हैं, नदियाँ आई और बहकर इसको एक जगह पर लाकर जमा करने लग गई। अपने साथ बहाकर लेकर आएंगी ना और एक जगह जमा कर देती, जमा करने लगी। और हुआ क्या कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये जो पार्टिकल्स थे, जो टूटे हुए पार्टिकल्स थे, दिस ब्रोकन स्मॉल और बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, हार्ड रॉक्स, देयर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर जब ये होता है तो उसे क्या कहेंगे हम? अपर्दन कहेंगे। वो नदी भी ला सकती है अपने साथ, कहीं और ले जाकर जमा कर रही हो, हवाएं भी लाकर जमा कर सकती हैं। और फिर लाखों सालों में क्या होगा कि ये भी जमते क्या होगा, प्रेशर और समय के साथ ये भी हार्ड हो जाएंगे, छोटे छोटे पहाड़ बन सकते हैं। समझ रहे हो आप? ये प्रोसेस समझा आपने?
यही चीज़ इसने झेली है करोड़ों सालों में, अरावली ने। तो अरावली बेचारा अब बूढ़ा गया है, अरावली अब बूढ़ा गया है। जो कभी माउंट एवरेस्ट से भी दुगना ऊंचा खड़ा होता होगा, वो अरावली आज ऐसा हो गया, चेंदला हो गया। और जब ये बुढ़ा गया है तो आप देख रहे हो, इसीलिए अरावली जो आज इंडियन गवर्नमेंट अरावली को, अडानी को देकर वहाँ पे मिनरल एक्सट्रैक्ट करना चाहती है, अरावली को तबाह करना चाहती है। जैसे आप देख रहे हो जंगल तो बहुत काटे जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया। गवर्नमेंट किसके लिए कर रही? कॉरपोरेट्स के लिए कर रही। वो उससे तगड़े पैसे कमाएंगे। लद्दाख में भी यही चल रहा था, यही इसकी कॉन्स्पिरेसी में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन फिर जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत नहीं है, व्यर्थ का इल्ज़ाम लगाकर सरकार ने गिरफ्तार करवा दिया था, रिलीज़ करना पड़ा। मुद्दा यही है कि वहाँ भी अडानी को दे दिया जाए, रियल मुद्दा यही है। और फिर भाई कॉरपोरेट्स को इससे क्या मतलब है? कॉरपोरेट्स वहाँ पूरा करोड़ों अरबों रुपए वहाँ से कमाएंगे, और जब ये पृथ्वी जीने लायक नहीं रहेगी, जब यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा या पृथ्वी आग का गोला बनने लगेगी, तो जितने बड़े बड़े अरबपति हैं ये सब साले हरामखोर स्पेसशिप में बैठ के निकल जाएंगे, उधर अपना व्यवस्था कर, क्या पता गुपचुप तरीके से कर भी रखा हो, जितने कॉरपोरेट से अमीर लोग। और यहाँ का जो आम जनता है वो यहीं पर जल भून के राख हो जाएगी ना। हम जैसे लोग कीड़े मकोड़े की तरह मर जाएंगे, ठीक, पक जाएंगे, उबल जाएंगे, भुन जाएंगे, वो आ जाएंगे ना, हाँ सब हो जाएंगे, सिर आ जाएगा ना। ये तो अरावली से जानते हो आपको एक सीख क्या मिली? नहीं, पहाड़ बोलते नहीं है। उसी तरह इंसान यदि गलत का विरोध नहीं करेगा तो अरावली की तरह छेद दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। जंगल बोलते नहीं है, यदि गलत का विरोध नहीं किया करोगे तो उसी तरह इंसान भी काट दिया जाएगा, छांट दिया जाएगा। इसलिए गलत जब होता है तो उसका विरोध करना चाहिए। नेपाल से हमें एक सीख मिलती है, नेपाल से। नेपाल हमसे ज़्यादा एडवांस नहीं है, हमसे ज़्यादा आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली सॉलिड नहीं है, लेकिन साला वहाँ की कम पढ़ी लिखी जनता, जन जी वहाँ की एक्टिव हो गई। देखा ना, जन जी रेवोल्यूशन आया, पूरी सरकार पलट दी। हमारे यहाँ के जो जन जी है ना, इनको सरकारों ने धर्म की रक्षा में भिड़ा रखा है, चालाकी से गोबर खिला रखा है। हमारे जन जी पता नहीं किस प्रकार के जन जी हैं। नेपाल जैसे इलाके में जन जी ने पूरी किस्सा बदल दिया। और अभी जो नया प्रधानमंत्री बना है वो सकते में है, बता रहा हूँ क्यों सकते में है, क्योंकि नेपाल ने एक जन जी रेवोल्यूशन देख लिया है। वो ऐसे नंगा होकर रोड में पिटना नहीं चाहता, इसलिए अब डर में वो सरकार कैसे कैसे निर्णय ले रहा है जो नेपाल के हित में, जनता के हित में ले रहा है ना। वैसा एक बार यहाँ भारत का जन जी जाग जाए, एक ही दिन की बात है, एक दिन की बात है। फिर ये जितने नंगे पुंगे, ये जो आवारा गुंडे जो नेता बन के वहाँ बैठे हैं ना, होश में आ जाएंगे तुरंत। हाथ जोड़े ऐसे से, कोई झूठ बोलने से डरेगा, थरथराएगा। नरेंद्र मोदी ऐसा झूठ, उसको लोग कैमरे के सामने आने नहीं देंगे। तू लबड़ा है, तेरा झूठ बोलने, तू कैमरे के सामने जाएगा, झूठ बोलेगा ही, झूठ बोलेगा, मार खाएगा। उसको लोग कैमरे के सामने आने से मना कर देंगे। वो जितना टीम, कैमरामैन टीम, मेकअप मैन लेके घूमता है ना, वो सब बंद हो जाएगा। और फिर देखो कैसे ये नेता साला, प्राइवेट स्कूल सबसे पहले बंद कर दिया उसने, प्राइवेट स्कूल बंद कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल होगा। सारे अफसर नेता के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे तो झक मार के गवर्नमेंट स्कूल सुधारेंगे वो लोग। ये जो अफसर भ्रष्टाचार करते हैं, झक मार के अफसर सुधारेंगे, सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ साले गोबर छाप, चाय वाले, इस तरह के नंगे साले, डकैत, चोर, सब साले नेता बन के बैठे हैं, चल रहा है। और जन जी जय श्री राम है ना, झंडा लेके फिरते हैं। और जब जुलूस निकलता है खोपचे में आके यहाँ क्वार्टर पीते हैं। पहले क्वार्टर पीते हैं जुलूस में निकलने से पहले। मैं देख रहा था उस दिन कितने जय श्री राम, कितने भक्त लोग यहाँ खोपचे में घुस घुस क्वार्टर पी रहे थे। यही है। अच्छा छोड़ो, इधर आओ, मुद्दे पे आते हैं।
अनाच्छादन डेनोडेशन प्रोसेस समझ गए। देर आर 2 टाइप्स ऑफ डेनोडेशन, वन इज वेदरिंग एंड इरोजन, अपक्षय और अपरदन। अपक्षय में क्या होगा, टूटना फूटना उसी जगह होगा, और इसमें भी टूटना फूटना होगा, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन उस जगह से हवा या नदी से ये बहकर या उड़कर किसी और जगह आकर जमा होगा। फिर लाखों सालों में क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ड्यू टू प्रेशर एंड टाइम, ड्यू टू प्रेशर एंड टाइम ये भी सॉलिड हो जाएंगे, ये भी छोटे छोटे पहाड़ बन सकते हैं। बात क्लियर हो गई नाउ? अब ये बातें समझ में आ गई आपको। अब मैं चलता हूँ यहाँ, कहाँ गई, यहाँ। अब भैया ये हिस्सा पहले से कहाँ था, यूरेशियन प्लेट में था। नीचे से वो जो इंडियन प्लेट आया ना, वो इसके नीचे का हिस्सा बनाएगा, वो नीचे का हिस्सा आके जुड़ेगा, और वही क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला ऑफ इंडिया, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं उसको। अब देखो वो आया तो सबसे पहले किधर टकराया, इधर से टकराया ना, इधर टकराया कि इधर टकराया, इधर टकराया। इधर टकराया मतलब पहाड़ भारत के इस हिस्से में बनेंगे कि इधर बनेगा, इस हिस्से में बनेगा पहले, इस हिस्से में बनेगा पहले। और कैसे फोल्ड बनेगा इधर, अब फोल्ड बनेगा तो सबसे पहले बनेगा इस हिस्से में, ये देखो आपको याद होगा, यहाँ से पामीर नॉर्थ से इस तरह से एक माउंटेन सीरीज आएगा, और ये सीरीज है काराकोरम, ये है काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, काराकोरम सीरीज और रेंज। एक पहाड़ हो तो माउंटेन कहते हैं, लेकिन बहुत सारे पहाड़ ऐसे हो तो उसे क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला है वो, काराकोरम माउंटेन रेंज है वो। क्लियर है बात? तो सबसे पहले भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला बनी, काराकोरम बना ना, काराकोरम बना। अब ये टेंशन बना हुआ है ना, कहाँ गया वो हमारा पेंजिया, देखो अब ये टेंशन, अरे वो कहाँ पर बनाया था मैं उसको, फोल्ड कहाँ बनाया था भाई, ये। अब ये टेंशन बना हुआ है, पहला फोल्ड बनेगा, वहीं पहला फोल्ड बनेगा, लेकिन भैया ये लाखों सालों तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर दूसरा फोल्ड बनेगा, अभी भी चल ही रहा है, दूसरा फोल्ड बनेगा, दूसरा उससे छोटा बनेगा, तीसरा फोल्ड बनेगा, ये उससे छोटा होगा, चौथा बनेगा तो उससे छोटा होगा। समझ गया? पहली बार जो बनेगा वो सबसे ऊंचा फोल्ड होगा। फिर क्योंकि पावर लगा, फोर्स लग ही रहा है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स पहली बार लगेगा, तो सबसे पहली बार जो फोल्ड बनेगा वो ऊंचा होगा। तो देखो ये काराकोरम बन जाएगा, ये बन गया काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के बाद फिर से एक फोल्ड बनेगा, और वो होगा ये लद्दाख रीजन में। अरे इतना मोटा कैसे हो गया, यहाँ लद्दाख रीजन में ऐसा बनेगा और जाएगा कहाँ तक, चाइना तक जाए, तिब्बत, चाइना का तिब्बत। और फिर तीसरा जो फोल्ड बनेगा वो यहाँ बनेगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक जाएगा। और ये है जास्कर, ये काराकोरम है, ये है लद्दाख रेंज, ये क्या है, लद्दाख रेंज, लद्दाख पर्वत श्रृंखला। और ये है जास्कर पर्वत श्रृंखला, जास्कर माउंटेन रेंज। ये तीनों बनेंगे पहले, ये तीनों बनेंगे पहले, और इन तीनों को मिलाकर कहा जाएगा ट्रांस हिमालय। इसको क्या कहा जाएगा, ट्रांस हिमालय, जिसे हिंदी में कहा जाएगा परा हिमालय, परा हिमालय, परा हिमालय कहा जाएगा। पहले ही परा हिमालय बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, परा हिमालय बनेगा, ट्रांस हिमालय बनेगा। और ट्रांस हिमालय में 3 सीरीज बनेंगे, 3 सीरीज, और वो भी ऑर्डर। सबसे पहले बनेगा काराकोरम, उसके बाद बनेगा लद्दाख, उसके बाद बनेगा जास्कर। सब एक एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे ना। अच्छा, उसके बाद शुरू होगा, अब कहानी शुरू होगा किसका, हिमालय का, मेन हिमालय का। किसका शुरू कहानी होगा, अलग कलर ले लेता हूँ ना, मेन हिमालय का शुरू होगा। और यहाँ पर आप जानते हैं ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ पर एक पर्वत है नांगा महा, पाकिस्तान नहीं, भारत में ही है। आप समझाने के लिए मैंने कहा पीओके में है। पीओके किसका है, कब्जा भले उन हरामजादों का है तो हमारा ही ना,
नांगा पर्वत कहाँ है? भारत में, भारत के पीओके क्षेत्र में, ऐसा बोलो ना। नांगा पर्वत, नांगा पर्वत से एक रेंज शुरू होगा और वो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ एक माउंटेन है जिसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बारवा बोलते हैं, नामचा बारवा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर नांगा पर्वत से दाइमर, ये कहा है दाइमर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? पीओके के दाइमर क्षेत्र में नांगा पर्वत। यहाँ से एक माउंटेन निकलेगा ऐसे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से होते हुए जम्मू कश्मीर में आएगा, हिमाचल प्रदेश से गुजरेगा, नेपाल से गुजरेगा, फिर हमारे यहाँ सिक्किम से गुजरेगा, फिर ये भूटान से गुजरेगा और फिर अरुणाचल प्रदेश होते हुए नामचा बरवा तक जाएगा, नामचा बरवा तक जाएगा, ठीक। और ये क्या कहलाएगा? अब यहाँ पे अब जो हम सीरीज पढ़ने वाले हैं ये किस में आएगा? ये आएगा मेन हिमालयास। ये कौन सा हिमालयास? यहाँ से अब जो 3 सीरीज देखेंगे अपन, ये क्या कहलाएगा? मुख्य हिमालय, मेन हिमालय, मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय की पहली सीरीज जो हम देख रहे हैं इसका नाम होगा ग्रेटर हिमालयास। क्या कहा जाएगा इसे? ग्रेटर हिमालयास, जिसे वृहद हिमालय, क्या कहे हिंदी में? वृहद हिमालय, वृहद, इसे हिंदी में कहा जाएगा वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। क्लियर? अब उसके बाद पहले ये बनेगा, उसके बाद बारी आ जाएगी दूसरे की और वो टुकड़ों में होगा। ये जो वृहद हिमालय है ना, ये ग्रेटर हिमालय, इट्स अ कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन्स, बिना ब्रेक किए। यहाँ से जो माउंटेन शुरू हो, देखो यहाँ मैं ऐसा चौड़ा नहीं बना सकता, इसीलिए लाइन खींच दिया। ये कंटिन्यूस चेन है जो बिल्कुल टूटती नहीं, नामचा पर्वत का कंटिन्यूस चेन है ये सतत पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? सतत पर्वत श्रृंखला ना। अब उसके बाद जो दूसरा आएगा, दूसरा सीरीज, ये असल में कंटिन्यूस चेन नहीं है, ये असतत है, डिसकंटिन्यू है ना, डिसकंटिन्यूड माउंटेन रेंज है। एक रेंज यहाँ होगा, एक रेंज बनेगा यहाँ, एक माउंटेन रेंज कहाँ बनेगा? यहाँ, एक माउंटेन रेंज यहाँ, एक माउंटेन रेंज यहाँ, एक माउंटेन रेंज नेपाल में, एक माउंटेन रेंज नेपाल में। और ये कहलाता है क्या? लेसर हिमालय, लेसर हिमालय। इसको हम क्या कहेंगे? अब मैं देखो ये यहीं तक है ना, इसको क्या कहेंगे हम? लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं हम? लघु हिमालय, या इसी को मिडिल, लेसर या मिडिल हिमालय कहा जाता है। मिडिल हिमालय, लेसर या लघु हिमालय इसे कहते हैं हम। और लघु हिमालय क्या वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय की तरह कंटिन्यूस चेन है क्या? नहीं, ये टुकड़ों में है। ये जो पर्वत श्रृंखला जो हमें जम्मू कश्मीर में मिलती है, इसका नाम है पीर पांजाल, पीर पांजाल। ये है हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश में है इसका नाम है धौलाधर, कालाधर, धौलाधर, ये धौलाधर है ना। और ये जो आपका उत्तराखंड में है ये है मसूरी, ये है मसूरी। तो ये पीर पांजल सीरीज है, पीर पांजल पर्वत श्रृंखला है, ये धौलाधर सीरीज है, ये मसूरी सीरीज। और ये जो नेपाल में है ये है महाभारत, इसका नाम है महाभारत सीरीज, महाभारत पर्वत श्रृंखला, नेपाल में महाभारत, ठीक। तो ये जो सीरीज है आपकी, ये क्या कहलाई? लेसर हिमालय, लेसर हिमालय। उसके बाद एक और सीरीज बनेगी, एकदम जिस ऑर्डर में है ना उसी ऑर्डर में सब बनते जा रहे हैं। सबसे पहले जास्कर बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर मेन हिमालयास बनना शुरू होगा। मेन हिमालय से पहले बनेगा ग्रेटर हिमालयास, फिर लेसर हिमालयास, अब बनेगा शिवालिक, अब बनेगा शिवालिक। अब शिवालिक को देखो, शिवालिक ना यहाँ से शुरू होगा, पाकिस्तान, ये पूरा पाकिस्तान से ही शुरू होगा वो, पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक बेसिन है, पोर्टनार बेसिन। कौन सा बेसिन? पोर्टनार बेसिन। पाकिस्तान के पोर्टनार बेसिन से ये सीरीज शुरू होगी, ये माउंटेन सीरीज शुरू होगी। पाकिस्तान के पोर्टनार बेसिन से ये आएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड से जाएगा नेपाल,
नेपाल से जाएगा, ये जो दिख रहा है ना बंगाल का एरिया है, ये बंगाल का एरिया है, ये दार्जिलिंग एरिया है, यहाँ से जाएगा असम, और असम से फिर अरुणाचल प्रदेश में घुसेगा, और अरुणाचल प्रदेश में ये कहाँ तक जाएगा, दिहांग गॉर्ज तक। कहाँ तक जाएगा ये भैया, अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गॉर्ज तक, दिहांग गॉर्ज तक जाएगा, दिहांग गॉर्ज तक जाएगा, दिहांग गॉर्ज तक जाएगा। अब ये जो दिहांग गॉर्ज है, गॉर्ज क्या होता है, असल में आप लोग सुने होंगे गॉर्ज या वैली, सुनो, गॉर्ज असल में एक वैली ही है, असल में क्या है, ये घाटी है। क्या होता है, ये घाटी होता है, और घाटी के टाइप होते हैं, उसमें से एक गॉर्ज है और एक होता है कैनियन, एक होता है कैनियन होता है, एक होता है कैनियन। ये घाटी के प्रकार है। गॉर्ज को हम बोलते हैं असल में आई शेप, और कैनियन को बोलते हैं वी शेप, कैनियन को बोलते हैं वी शेप। ये वी शेप घाटी होती है और ये आई शेप। कैसे, जैसे भाई ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ है और यहाँ से नदी बह रही है, यहाँ से नदी बह रही है, तो यहाँ से नदी बह रही है तो यहाँ का ऊपर चौड़ा होता है, ऊपर का जो माउथ होता है ये कैनियन है असल में, ये क्या है, कैनियन। ऊपर चौड़ा होता है और जैसे जैसे नीचे आते हैं तो पतला होता जाता है, नदी यहाँ से बह रही है, तो मतलब ये लेटा हुआ रहता है। इधर का दोनों दीवार कैसे होते हैं, लेटे हुए, आराम से थोड़ा लेटे हुए होते हैं ना, तभी तो वी शेप बन रही है। और ये कैनियन हो गया। अरे यार कैन इधर बनाना था इसको, ये देखो ऐसा, ऐसा नदी पहाड़ों को चीरते हुए घाटी से बह रही है, लाखों सालों से बह रही है। तो क्या हुआ, इधर तो गहरा हो गया, लेकिन इधर ये जो दीवारें हैं, इधर ये जो पहाड़ी की दीवारें हैं, ये अधिक चौड़ी हैं, ये ज़्यादा चौड़ी हैं और नीचे की ओर वी आकार में बन रही हैं। तो ये हो गया कैनियन होता है ये। भाई लाखों सालों से नदियाँ बह रही, चीरते 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 नीचे भी चीरने लगेंगी ना, जो सतह पर बह रही उसको भी चीरते चीरते गड्ढा करती जाएंगी, गहरा होता जाएगा। लेकिन ऊपर तो चौड़ा था और नीचे गहरा होता गया, पतला हो गया, ये वी शेप हो गया। इधर क्या होगा, इधर भी वही होगा, नदी जो चीरेगी, लेकिन इधर की दीवारें क्या होंगी, ऐसा होंगी। नदी ऐसे से बह रही है और खड़ी दीवारें होंगी और लगभग आई शेप में होंगी, मतलब ऐसा नहीं ऊपर से भी वही नीचे से भी वही, आई शेप बनेगा। ऊपर से जैसा होगा और नीचे भी वैसा ही होगा, है ना। खड़ी, अधिक खड़ा, मतलब नदी इसको ऐसे काटते 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 ऐसे दीवार की तरह फ्लैट दीवार बन गया और नदी गहरी हो गई और काटते काटते नीचे चली गई, तो आई शेप बन गया ये, है ना। ऊपर भी उतना ही चौड़ा, नीचे भी उतना ही चौड़ा टाइप का दिख रहा है। जबकि यहाँ क्या, ऊपर ज़्यादा चौड़ा, मतलब यहाँ अगर कोई दीवारों से चढ़ना चाहेगा तो खड़ा दीवार मिलेगा, उसको चढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन इधर आसानी से चढ़ जाएगा। तो दिहांग नदी है जो यहाँ गॉर्ज बनाती है। अरे कहाँ गया, यहाँ पर दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज तक ये जाता है सीरीज़। पोर्टनार, पाकिस्तान के पोर्टनार से शुरू होकर वहाँ तक जाता है, और ये क्या कहलाएगा, शिवालिक। ये क्या कहलाता है, शिवालिक्स, शिवालिक्स। ठीक, कल से हम एक एक पकड़ेंगे, काराकोरम, फिर लद्दाख, जो भी इस खासियत, जितनी भी चीज़ें हमें देखनी है, ऐसे बारी बारी से यहाँ तक पहुँचेंगे। हाँ सतत है, ये वाला ब्रेक है, 4 उसमें मेजर उसमें ब्रेक है।